गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री में आज हम लोग क्रमिक विकास के दौर से गुजरते हुए हम लोग पिछले क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी आयामों को जानने का प्रयास किया था, और हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार जैसे सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी, उसके पैरेलल विश्व में अन्य प्रकार की सभ्यताएं थी जो विकसित हो रही थी, विकास कर रही थी। और उसी क्रम में हमने एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आईवीसी यानी सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समानताओं के बारे में हमने बहुत ही सारगर्भिक और सटीक तरीकों से चर्चा करने का प्रयास किया था। साथियों, दोस्तों, मित्रों, आज जो हम लोग जानेंगे वो ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका बेस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे तैयार करें ताकि हमको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। ये याद रखें, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत एलिजिबल मानी जाती है। तो आप देखिए, जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने का क्रम हमारा होना चाहिए कि उद्भव। अब उद्भव में हम लोग क्या जानते हैं, मतलब अराइज, कैसे इसका उद्भव हुआ। तो उद्भव में इसका एक क्रमिक विकास चला। फिर हम लोग जानते हैं भौगोलिक विस्तार, इसका भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरियाज कितना दूर में था, क्षेत्रफल में था। फिर हम जानते हैं नगर निर्माण, इसका जो टाउन प्लान था, टाउन सिटीज था, वो कैसे थे, किस अवस्था में था, इन सभी आयामों को जानेंगे। फिर जानेंगे राजनीतिक संरचना यानी पॉलिटिकली स्ट्रक्चर कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, यहाँ के सोसाइटी मीन समाज कैसा था, धार्मिक एवं संस्कृति यानी रिलीजन और जो कल्चरल व्यवस्थाएं थी वो कैसा था। फिर पतन का कारण यानी एंड ऑफ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कैसे हुआ, इन पर भी विशेष से ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं और 2-4 ऑप्शन देके आपसे गलत करा लिए जाते हैं। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता को ये स्ट्रक्चर में हम बांटते हैं पढ़ने के दृष्टिकोण से, तो सबसे पहला उद्भव। तो उद्भव में तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव 1921 ईस्वी के दशक में हुआ, ब्रिटिश काल में था। एक था, कौन था, 2 भाई थे जिसका नाम था ब्रम्पटन बंधु, एक जॉन ब्रम्पटन और विलियम ब्रम्पटन। ये दोनों के नेतृत्व में लाहौर और कराची के बीच जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी के फलस्वरूप जब रेलवे लाइन बिछाए जाने के क्रम में जमीन के अंदर खुदाई हुई, तो खुदाई से अनेक प्रकार की रोड़े, ईंटें प्राप्त होने शुरू हो गए, और उन रोड़े के अजम्पशन के आधार पर ही जॉन ब्रम्पटन और विलियम ब्रम्पटन ने अनुमान लगाया, लेकिन इतना सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाए कि यहाँ कोई बहुत ही बड़ा सभ्यता रहा होगा। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतना अजम्पशन लगाया कि एंशिएंट काल में कोई बहुरानी बिल्डिंग रही होगी। इस तरह से उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आप देखिएगा तो 1856 ईस्वी के आसपास में जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो अपना बहुत योगदान दिए, कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। भौगोलिक विस्तार, सबसे पहला क्या है, भौगोलिक विस्तार यानी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, कितना इसका ज्योग्राफिकल एरियाज था। तो देखिए भौगोलिक विस्तार में देखिएगा तो ये नॉर्थ से लेके साउथ तक, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक, मांडा तक, मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर मांडा तक और चिनाब नदी। फिर दैमाबाद, नॉर्थ में कहां तक, तो मांडा जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिण में दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक, और जानिएगा तो पश्चिम में बलूचिस्तान मीन सूतकांगेडोर तक, और ईस्ट में आलमगीरपुर तक, पूरब में कहा, आलमगीरपुर मेरठ तक। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, पूर्ण विस्तार है। यानी विस्तार पर यदि प्रश्न आए तो आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है। तो टोटल सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो था 12, जो टोटल एरिया था, जो पूर्ण एरिया था, पूरा विस्तार था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, अब मैं इसी को 13,000 बोल दूं तो क्या आप मुझे फांसी तो नहीं दोगे। और वही उत्तर में कहां तक, मांडा मीन्स जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, और पूरब में सूतकांगेडोर बलूचिस्तान और पाकिस्तान का एरिया, और ईस्ट में देखिए पूरब में तो आलमगीरपुर यानी यूपी मेरठ तक, हिंडन नदी तक,
ये इसका विस्तार था, भौगोलिक विस्तार था। तो इस चीज को आपको याद रखना है, चारों दिशाओं में किस किस क्षेत्र में कहां कहां तक के सिंधु घाटी सभ्यता एक्सपेंस कर रही थी, उन सभी आयामों को आपको देखना है। मैंने इसको लोकेशन से बताने का प्रयास किया। तो भौगोलिक विस्तार में, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में आपको मात्र इतना ही याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नगर की विशेषताएं। क्या है दूसरा पॉइंट? नगर की विशेषताएं। तो नगर यानी टाउन प्लानिंग। तो नगर जो था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था वो दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में ऐसा खुदाई से प्रतीत हुआ है कि यहाँ पर सामान्य लोग निवास करते होंगे। कौन लोग निवास करते होंगे? सामान्य लोग निवास करते होंगे। पश्चिम भाग में देखा गया कि यहाँ पे शासकीय वर्ग रहे होंगे, क्योंकि वहां से अन्य प्रकार के दुर्ग पाए गए हैं, टीले पाए गए हैं, बड़े बड़े मकान है, घर है जो टूटी फूटी अवस्था में है। तो उससे हम क्या अजम्पशन लगाएं? हम उससे यही अजम्पशन लगा सकते हैं कि वहां शासक वर्ग रहे होंगे और इधर सामान्य वर्ग रहे होंगे पूर्वी भागों में। तो ये आपको देखना है। आगे देखते हैं। लेकिन अपवाद में एक स्थल है धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। धौलावीरा से कच्ची सड़क पाई गई है। यानी वहां के यातायात के जो साधन थे, ट्रांसपोर्टेशन की जो गतिविधियां होती थी, उस दौर में वहां पे भी क्या था? कच्ची सड़क का प्रमाण मिला है। दूसरा अपवाद में है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी प्रेतों का टीला भी लोग बोलते हैं। प्रश्न भी यहाँ से आए हैं, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, हर जगह पर यह प्रश्न आया है। मोहनजोदड़ो चूंकि सिंधु नदी पर था, अगर इसे फैक्चुअल कर दे तो इसकी खोज किया था रखालदास बनर्जी ने। तो इस चीज को अभी आप याद रखेंगे। यहाँ पे भी मोहनजोदड़ो अपवाद में है और मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है। उसके साथ साथ जल निकास प्रणाली बहुत ही बेहतर थी तथा उसमें मेन हॉल बना हुआ था। मेन हॉल मीन्स क्या? चैम्बर। आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं? नालियां निकालते हैं और नालियां के जहाँ पे हद होती है गड्ढा करते हैं और गड्ढा में चैम्बर बैठा देते हैं ताकि नालियां में कोई भी कूड़ा कचरा ना जाए, जिसके कारण नाली जाम हो। तो ये सभी गतिविधियां क्या करते हैं? हम लोग करते हैं। आगे देखिएगा, दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब सड़कें इस तरह से होती थी और जब हवाई चलती थी तो सड़कें पर से जितना धूल कण और ये गंदगियां होती थी वो सारे के सारे सिंधु नदियों में और अन्य प्रकार के नदियों में बहा लिए जाते थे हवाई के द्वारा। अतः सड़कों के साफ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आगे देखिएगा, मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर ना खुलकर पीछे खुलती थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का यह बहुत ही विशिष्ट मान्यताएं हैं और विशिष्ट गुण है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर दिखे गए हैं, उस घर के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। और पीछे की ओर क्यों खुलते थे? ताकि अगर मुख्य सड़कों की ओर दरवाजा खुलेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना प्रबल बन सकती है। दूसरी बात, अगर मुख्य की ओर दरवाजा होंगे तो धूल कण, कूड़ा कचरा घर में आ सकते हैं। अतः ये दरवाजे पीछे की ओर खोलना सुलभ समझते थे। आगे देखिएगा, मकान के दरवाजे ये मैंने बता दी। आगे प्रत्येक घरों में क्या थे? कुआं थे। प्रत्येक के घरों में क्या थे? कुआं थे। और धौलावीरा में तो अधिक ही कुआं पाया गया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखते हैं राजनीतिक संरचना। तीसरा पॉइंट क्या है? राजनीतिक संरचना इन लोगों को क्या था, यानी पॉलिटिकली इंटीग्रेशन कैसा था, क्या पॉलिटिक्स रूप से ये लोग सक्षम थे या नहीं थे। तो इसमें यह कहा जाता है कि राजनीतिक संरचना केंद्रीय रही होगी। कैसी? केंद्रीकृत, मतलब सेंट्रलाइज रहा होगा। उसके साथ साथ शासन व्यापारियों के हाथ में रहा होगा। यह कथन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे दूर दूर तक सिंधु घाटी के व्यापारी लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता का, चीन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता आदि जैसे क्षेत्रों से व्यापार करते थे दूर जा जाकर। अतः इन सभी के अजम्पशन के आधार पर ही हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पॉलिटिकली संरचना है, जो पॉलिटिकली इंटीग्रेशन है, वह व्यापारियों के हाथ में रहा होगा। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जब पॉलिटिकली इंटीग्रेशन यानी पॉलिटिकली स्ट्रक्चर के बारे में जब जानते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि यहाँ के जो राजनीतिक
शक्ति और राजनीतिक केंद्रीकरण होगा वो सेंट्रलाइज रहा होगा। कैसा रहा होगा? सेंट्रलाइज। और यहाँ के राजनीतिक का डोर जो होगा वो व्यापारिक योग के हाथ में होगा। किसके हाथ में? व्यापारियों के हाथ में। चूंकि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस समय के व्यापारी हैं जो बहुत दूर दूर जा जाकर बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आदि जैसे जगहों से व्यापार कर रहे हैं। तो हम यही तो अजम्पशन लगा सकते हैं न कि वहाँ का जो प्रशासन और शासन का डोर रहा होगा वो व्यापारियों के हाथ में रहा होगा। इतना चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। वो मुद्रा के आधार पर हम कहते हैं, लिपि के आधार पर, मुहर के आधार पर, मनके के पैमाने के आधार पर, क्योंकि यह सब मनका और लिपि अन्य प्रकार के सभ्यताओं में पाई जाती थी और दोनों में समानताएं देखी गई है। तो ये आपको याद रहा होगा। अगला देखते हैं, आर्थिक या अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अर्थव्यवस्था उन लोग को कैसा था? अर्थव्यवस्था गतिविधियां कैसे करते थे वो लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होती थी? इन सभी आयामों को जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं कि कृषि अधिशेष यानी कृषि जो होती थी वो सरप्लस होता था। सरप्लस मतलब क्या? अत्यधिक उत्पादन करना, सरप्लस एग्रीकल्चर होता था। तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में मतलब अर्थव्यवस्था गतिविधियों में जो एग्रीकल्चर था वो सरप्लस था। सरप्लस का मतलब अत्यधिक उत्पादन, खाने से ज्यादा उत्पादन। इसीलिए तो मोहनजोदड़ो से मिला है ये अन्नागार का भंडार। अन्नागार क्यों हम लोग स्थापित करते हैं? जब खाने से अत्यधिक वस्तु को हम उत्पादन कर लें, अतः उसे हम सुरक्षित रख देते हैं भविष्य के लिए, तो उसी के दृष्टिकोण से हम अन्नागार का निर्माण करते हैं और मोहनजोदड़ो में अन्नागार की अवस्थिति पाई गई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन सभी के एजम्पशन के आधार पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सरप्लस एग्रीकल्चर करते होंगे, जिसमें आपको देखने को आएगा कि जौ, राई, गेहूं, चावल, कपास आदि की खेती मुख्य बड़े पैमाने पर होती थी। तो इस चीजों को भी आप याद रखिएगा। फिर व्यापारिक वाणिज्य गतिविधियां, यही सब सारी चीजें है। कालीबंगा से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो ये सब दर्शा रहा है कि सिंधु घाटी के लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत ही आगे थे और उन्नत थे। तो इन सभी आयामों को हमने जान गए। दूसरी बात कि लोथल प्लस रंगपुर से धान की भूसी पाई गई है। तो धान का भूसी ऐसे थोड़ी ना निकलता है, पहले हम उसको चावल में कन्वर्ट करते हैं। चावल से जो छट कर भूसियाँ निकलती है वो सारी भूसियाँ क्या हो जाती है? भूसी कहलाती है, जिसका प्रयोग हम लोग अन्य प्रकार के ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो इन सभी गतिविधियों को हम जान गए। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। लेकिन आपको ये वाली बातें मैं पुनः बता देता हूँ, उद्भव। बाकी मैंने समाज, धर्म एवं संस्कृति पतन का कारण अगले क्लास में करेंगे, लेकिन अभी इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि उद्भव, जब सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव पर हम प्रकाश डालते हैं तो वह एक क्रमिक विकास के दौर से गुजरते हुए विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि रातों रात इतना परिवर्तन हो गया। इसी क्रम में जब 1821 के आसपास में कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी के संदर्भ में जब खुदाई हुआ जमीन का, तो उस समय इंजीनियर थे, उस समय जो रेल बिछाने का काम कर रहे थे वो दो भाई थे ब्रिटिश काल में, जॉन ब्रम्पटन और विलियम ब्रम्पटन। इन लोगों ने देखा कि कुछ ईंटें निकलने शुरू हो गए गड्ढा से, लेकिन ये लोग इतना अजम्पशन नहीं लगा पाए कि यह कोई मतलब बहुत बड़ी सभ्यता रहा होगा। इन लोगों ने सिंपल समझा कि यह कोई बहुरानी बिल्डिंग रही होगी और फिर इन्होंने क्या किया? खारिज कर दिया इस चीज को। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि याद रखना है। तो इसको पुनः रिवीज करा देता हूं ताकि आपको बातें एक सीक्वेंस के तौर पर माइंड में मैपिंग बन जाए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के विकास में हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता रातों रात डेवलप नहीं हुई थी, इसका एक क्रमिक विकास था। जब इसके उद्भव के बारे में हम प्रकाश में लाते हैं, उद्भव पर जब हम बातें करते हैं, तो हम यह देखते हैं कि जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी के संदर्भ में दो इंजीनियर थे ब्रिटिश काल का, एक जॉन ब्रम्पटन और एक विलियम ब्रम्पटन।
जब रेलवे लाइन पटरियां बिछाने जाने के लिए खुदाई चल रही थी तो उसी के संदर्भ में वहाँ पे टीले निकलने लगे और टीले से बहुत सारे ईंटें निकलने लगे। तो वो दोनों इंजीनियर इतना अजम्पशन नहीं लगा पाए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सभ्यता रही होगी। उन लोगों ने मात्र यह सोचा कि प्राचीन काल में यहाँ पे कोई बहुरानी बिल्डिंग रही होगी, लेकिन लास्ट में देखिएगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे लोग आएंगे जो पूर्ण तौर पर इसे प्रमाण में लाएंगे और फिर यह साबित कर देंगे यह कोई बहुरानी बिल्डिंग नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी प्राचीनतम सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो इसको आप याद रखिएगा। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।